चलो आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 17 और अध्याय नंबर 17 है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन का भाग प्रथम, यानी कहने का मतलब इसका भाग एक हमने लिया है, तो हो सकता है इसके दो भाग या तीन खंडों में इस पाठ को हम पढ़ें, ताकि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आसानी से इनको सीख पाएंगे। अगर एक ही वीडियो में पूरा अध्याय ले लिया जाएगा तो एक तो वो शॉर्टली ज्यादा बन जाएगा, दूसरी बात वीडियो लंबा ज्यादा हो जाएगा तो देखने में दिक्कत रहती है। तो इसको हम छोटे स्तर पर ले रहे हैं, यानी वीडियो इतना बने 40 या 45 मिनट का बने, ताकि 40-45 मिनट की क्लास भी हो सकती है। तो उस आधार पर हमने इसकी खंड की है। पहला खंड हम पढ़ रहे हैं और पहले खंड में शुरुआत हो रही है ऊर्जा संसाधन और इसकी परिभाषा, यानी यहाँ पर पहला प्रश्न यही बन सकता है ऊर्जा संसाधन की परिभाषा के रूप में। तो देखिए, ऊर्जा संसाधन का अर्थ, या इसको परिभाषित कीजिए। ऊर्जा संसाधन को परिभाषित कीजिए, पहला प्रश्न यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। सिंपल सा, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। ऊर्जा का मतलब तो ये हो गया, आपको पास दिखाई दे रहा है उष्मा। उष्मा या ऊर्जा कहने का मतलब वह संसाधन जिनसे उष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, उष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको ऊर्जा संसाधन के नाम से जाना जाता है। पहली परिभाषा क्लियर, यानी जिनसे उष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है ऐसे संसाधनों को ऊर्जा संसाधन के नाम से जाना जाता है। चलो ये बात तो यहाँ परिभाषा की होगी। अब आ सकता है आगे इसमें इसके दो भेद बताइए या इसके दो प्रकार बताइए, यानी ऊर्जा संसाधन के कितने भेद है। तो यहाँ पर हम भेदों की बात करें, इनका वर्गीकरण कर रहे हैं, नाम वर्गीकरण का भी आ सकता है, इनका कर रहे हैं वर्गीकरण। इनके दो भेद है। पहला भेद इसका बनता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और दूसरा बन रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये दो भेद बन गए इसके, यानी यहां पर ऊर्जा संसाधन के कितने भेद है? दो। अब देखो प्रश्न कैसे बन सकता है, यहां से छोटा प्रश्न बनेगा परिभाषा के रूप में, या इनके दो भेदों के नाम बताइए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। बड़ा प्रश्न कैसा बनेगा? बड़ा ये बनेगा परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए या इनको समझाइए। ऊर्जा के परंपरागत और ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को समझाइए, तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। सबसे पहली बात तो हम इसके उदाहरण देख रहे हैं। अगर छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन के उदाहरण कौन कौन से बनते हैं? देखो यहाँ पर 1 नंबर बन रहा है कोयला, यहाँ पर 2 नंबर बन रहा है पेट्रोलियम, और यहाँ पर 3 नंबर पर बन रहा है प्राकृतिक गैस। ये 3 प्रकार बन गए। ये तीनों के तीनों प्रकार है वो किस में आते हैं? आणविक ऊर्जा, वो भी इसी में आती है। आणविक ऊर्जा का अगर उदाहरण आता है तो वो भी इसी में आता है। ये 3 भेद बन गए किसके? परंपरागत ऊर्जा संसाधन के। लेकिन परंपरागत ऊर्जा संसाधन की हमने परिभाषा नहीं सीखी है। यहाँ पर परिभाषा आ सकती है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को परिभाषित करते हुए, तो परिभाषा के रूप में आपको ये लिखना है कि ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा संसाधन की परिभाषा में लिखना है कि ऊर्जा का वह स्रोत जो परंपरागत प्रणाली से चला आ रहा है, जिनका एक बार उपयोग हो जाने के बाद पुनः उपयोग नहीं हो सकता, उसे ऊर्जा का परंपरागत ऊर्जा संसाधन या परंपरागत स्रोत के नाम से उसको जाना जाता है। यानी कहने का मतलब जिनका प्रचलन प्राचीन काल से चला रहा है और जिनका एक बार उपयोग हो जाने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, तो उसे परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। अब इसके अगर उदाहरण पूछ लिया जाए तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हम दे सकते हैं। दूसरे की परिभाषा ये बनती है गैर परंपरागत। गैर का मतलब है दोबारा, फिर से रिपीट, यानी कहने का मतलब ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका एक बार उपयोग हो जाने के बाद उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिनका हाल ही में, यानी अभी अभी इनका कहने का मतलब अभी अभी इनकी खोज हुई है, इस प्रकार के संसाधनों को गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका एक से अधिक बार उपयोग किया जा सकता है। अब देखो इसके भेद, जैसे 1 नंबर पर सौर ऊर्जा, नंबर 2 पवन ऊर्जा, नंबर 3 ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापी ऊर्जा। यानी हमारे यहाँ पर 2 ही है।
भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, ये भी हम ले सकते हैं भाग। लेकिन हमारे अध्याय में जो अध्याय नंबर 17 है उसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और एक सहायता के दूसरी जैविक भी हो सकती है जो बायोगैस के रूप में हो सकती है। लेकिन दो भाग है इसके, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। और यहाँ पर हम कोयला और पेट्रोलियम, इन दो के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और इन दो के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब इनके प्रकार तो है और भी उदाहरण हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा जो उत्तर देना है तो इनमें इन्हीं का वर्णन करना है, इन चारों का ही वर्णन करना है। तो यहाँ पर तो हो गया ऊर्जा संसाधन, अर्थ, इनके भेद, भेदों की परिभाषा, इनमें अंतर अगर पूछ लिया जाए, इनके उदाहरण पूछ लिया जाए तो यहां पर हम ये क्लियर कर सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखना, 99% कोई भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, इतना आप विश्वास कीजिए कि बड़े क्वेश्चन से लेकर के 1 नंबर के क्वेश्चन तक अगर आपने ध्यान से वीडियो देख लिया तो गलत नहीं होगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको मैं एक के सजेशन देना चाहता हूं कि जो लेसन के अंत में जो छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको इस वीडियो के अलावा आप देख लीजिए, आपका एक भी छोटा क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। लेकिन वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए और आप एक विश्वास करके, आत्मविश्वास बना करके ये वीडियो देखिए। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ, छोटी सी छोटी बात है वो भी यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ, कोई भी बात नहीं छोड़ रहा हूँ। तो इसके बाद में हम बात करेंगे, देखो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन, यानी कहने का मतलब इनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो ये भेद हो गए। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत के भेदों में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कोयला। अब कोयले की भारत में शुरुआत, इसके प्रकार, भारत में इसके वितरण, इससे संबंधित हम पढ़ेंगे। कोयले के कौन कौन से भेद है। यहां पर हमने ले लिया कोयला खनिज, कोयला खनिज। अब देखो, सबसे पहली बात है कोयला खनिज को औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में हुई थी, औद्योगिक क्रांति की जननी, औद्योगिक क्रांति की जननी किसको कहा जाता है? इसी कोयला ऊर्जा, यानी कोयले से प्राप्त ऊर्जा को ही कहा जाता है। यानी इस कोयले को ही इस औद्योगिक क्रांति का जननी का भाग कहा जाता है कि इसके माध्यम से ही उनकी शुरुआत हुई थी। एक बात तो ये बनता है। दूसरा भाग ये बनता है औद्योगिकरण का सूत्रपात, यानी आधुनिक औद्योगिकरण का सूत्रपात है, आधुनिक औद्योगिकरण की शुरुआत या उनका सूत्रपात, यानी यहाँ पर आएगा सूत्रपात। सूत्रपात किसे कहा जाता है? कोयला। किसको कहा जाता है? कोयला। यहाँ पर भी कोयला उत्तर, यहाँ पर भी कोयला उत्तर। तो कहने का मतलब विश्व स्तर पर बात की जाए तो कोयले के दो छोटे प्रश्न यहाँ पर ये बन सकते हैं। अब बात ये आती है कि विश्व स्तर के बाद भारत में कोयले का खनन सबसे पहले कहां पर और कब हुआ? तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे पहले कोयले का खनन हुआ था 1774 ईस्वी में। याद रखना ये सन 1774 ईस्वी में। और कहां पर हुआ? रानीगंज। अब ये रानीगंज नामक स्थान कहां पर है? ये है पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल। अब ये पश्चिम बंगाल देखो, यहाँ पर ये रानीगंज भरा हुआ, पश्चिम बंगाल रानीगंज। यानी कहने का मतलब भारत में कोयले की शुरुआत, कोयले का सबसे पहले खनन कब हुआ? 1774 में। और कहां पर हुआ? रानीगंज। रानीगंज कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ये क्लियर? यानी ये बात होती है भारत में कोयले की शुरुआत की बात होती है। अब भारत का विश्व में स्थान कौन सा कोयला उत्पादन की दृष्टि से? विश्व में स्थान कौन सा स्थान आता है? तीसरा। तीसरा स्थान आता है। पहला किसका आता है? चीन का, 1 नंबर चीन, 2 नंबर यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आया वो सेकंड आता है, और भारत का स्थान आता है तीसरा स्थान आता है। अब इस तीसरे स्थान के साथ भारत है वो कितना प्रतिशत उत्पादन करता है कोयले का? यानी पूरे विश्व में भारत है वो कोयले का कितना उत्पादन करता है, कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? वो करता है 4.7%। 4.7%। ये यहाँ पर देखो कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया जननी के रूप में, दूसरा सूत्रपात के रूप में, यहाँ पर भारत में कोयले की शुरुआत के रूप में। सन और स्थान दोनों याद रखना। अब विश्व में स्थान है वो कौन सा है, कौन कौन से देशों के बाद में है,
और ये तो प्रश्न यहाँ पर बनने की संभावना कम है कि 4.7% पूरे विश्व के कुल कोयले का उत्पादन है वो भारत में होता है। ये तो हो गए छोटे प्रश्नों की बात। अब हम बात करते हैं 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोयले के प्रकार बताइए, कोयले के प्रकारों के नाम बताइए, कोयले के प्रकारों और उनके कार्बन की मात्रा को सुमेलित कीजिए। किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं? देखो कोयला के प्रकार, कितने प्रकार? 4 प्रकार। कोयले कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अब देखो 1 नंबर पर इस तरफ नाम ले रहे हैं, इस तरफ लेंगे उसकी कार्बन की मात्रा। नाम में 1 नंबर पर आता है उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है उसका नाम है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट कोयला। अब अगर छोटे प्रश्न में पूछ लिया जाए तो यहां से पूछा जा सकता है एंथ्रेसाइट कोयला यानी सबसे चमकीला, सबसे काला, सबसे अधिक ताप देने वाला कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट कोयला है, जिसकी मात्रा भारत में कम है। नंबर 2 बिटुमिन्स। बिटुमिन्स भारत में सबसे अधिक मात्रा में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? भारत में बिटुमिन्स किस्म का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद 3 नंबर पर है लिग्नाइट और 4 नंबर का है पीट। 4 नंबर का कौन सा है? पीट। अब देखो, अब इनके बराबर में हम लिखेंगे कार्बन की मात्रा, यानी इन कोयले के प्रकारों में कार्बन की मात्रा कितनी कितनी है सुमेलित के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनको सुमेलित कीजिए। पिछली बार 10वीं क्लास में ऐसा प्रश्न आ गया था 2 नंबर का। तो यहाँ पर 80% से लेकर के 90% कार्बन की मात्रा किसमें पाई जाती है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले में है वो 80 से लेकर के 90% तक कोयले की कार्बन की मात्रा है। 75% से लेकर के और 80% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? बिटुमिन्स, जिसकी मात्रा भारत में सबसे ज्यादा, यानी बिटुमिन्स किस्म का कोयला भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब बात आती है लिग्नाइट में, तो लिग्नाइट में 50 यानी 50% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है और 50 से कम, 50% से कम या राख के बराबर जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? पीट। या यहां पर आप लिख सकते हो 50% तक या 50% से कम कौन सा आएगा? लिग्नाइट। और ये आ जाएगा 50 नहीं आएगा, ये आएगा 35 से कम, 35 से भी कम जो राख के समान कोयला बनता है वो कौन सा बनता है? पीट। अब अगर इनको सुमेलित करने की स्थिति में पूछ दिया जाए, ये आंकड़े ऊपर नीचे दे दिया जाए तो आप इनको आसानी से सुमेलित कर सकते हो। उच्च क्वालिटी का कोयला ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये। यहाँ ये बात होगी कोयले के प्रकारों की, इनके आप नाम याद रख सकते हो, इनके कार्बन का भाग याद रख सकते हो। अब सुमेलित का प्रश्न आए तो भी आप आसानी से बता सकते हो। अब हम पढ़ते हैं भारत में कोयला क्षेत्र। भारत में कोयला क्षेत्र। अब कोयला क्षेत्र में आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो बड़ा प्रश्न आएगा तो कोयला क्षेत्र के 2 भेद बनेंगे। अब इन दोनों भेदों में से एक भेद पूछा जा सकता है और उन्हीं भेदों के जो क्षेत्र बनेंगे उनमें से भारत के लिए जो मुख्य स्थान, मानचित्र के लिए जो स्थान बनते हैं वो उनमें से मुख्य बनेंगे। आपको याद रखना है जो हम विवरण में यहाँ पर स्थान बढ़ेंगे उनको भारत में मैप में भी दर्शाएंगे ताकि वो आसानी से भारत के मैप में अगर स्थान आए तो गलत हम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो है कि भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र, कोयला उत्पादक क्षेत्र कितने प्रकार के बन रहे हैं? 2 भेद बन रहे हैं यहाँ पर। गोंडवाना कोयला क्षेत्र और दूसरा बन रहा है टक्सिन। कितने भेद बन रहे? 2। अब सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोंडवाना कालीन कोयला क्षेत्र। गोंडवाना कालीन जो क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे और भारत में सबसे अधिक यानी 98% तक कोयला है उस कहां पर पाया जाता है? इस प्रकार की भूगर्भिक, ये गोंडवाना कालीन टर्सल ये है क्या? ये भूगर्भिक काल की चट्टानें, कहने का मतलब आंतरिक ऐसी चट्टानें हैं जो लंबे समय दौरान वहां पर कोयले का निर्माण हुआ है
और ये ऊपर का जो भूभाग बनता है, पूरा भूखंड बनता है, उनका नाम दे दिया गया है। जब उसकी निर्माण प्रक्रिया हुई थी, उस निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इनका नाम तो गोंडवाना, यानी जब पृथ्वी दो खंड बने थे, एक तो दक्षिणी गोंडवाना लैंड, ऊपर अंगारा लैंड बना था, तो गोंडवाना लैंड हो गया। और हिमालय पहाड़ी क्षेत्र का जब निर्माण हुआ था वो टर्शियरी काल में हुआ था, तो इस कोयला क्षेत्र का नाम क्या दे दिया गया? टर्शियरी कालीन कोयला क्षेत्र नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सा भेद पढ़ेंगे? गोंडवाना कालीन। कालीन भूगर्भिक चट्टान, ये गोंडवाना कालीन भूगर्भिक चट्टान है, प्रश्न इस रूप में आएगा। अब हम भारत में देखते हैं ये क्षेत्र बनता कहां पर, देखो ये क्षेत्र बनता है पूरा यहां से, ये पूरा क्षेत्र है वो कौन सा बनता है? गोंडवाना कालीन कोयला क्षेत्र बनता है। अब इसमें सारे क्षेत्र लगभग आ जाएंगे, यानी जितने भी इसके भीतर के क्षेत्र हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसमें देखो, पहले तो यहाँ पर हम लिखित के रूप में देखते हैं, उसके बाद हम वहां पर देखते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र ऐसा बन रहा है। जैसे हमने एक नंबर वहां से लिया गोदावरी घाटी, गोदावरी घाटी, यानी वहां से उड़ीसा से लिया है गोदावरी घाटी। और उसी प्रकार जैसे हमने 2 नंबर नाम ले लिया महानदी घाटी, महानदी घाटी। उसके बाद 3 नंबर जैसे हम वहीं से ले लेते हैं ब्राह्मणी घाटी, ब्राह्मणी घाटी क्षेत्र। उसके बाद हम ले लेते हैं 4 नंबर सोन घाटी क्षेत्र। उसके बाद 5 नंबर पर हम ले लेते हैं दामोदर घाटी, दामोदर घाटी। उसके बाद हम ले लेते हैं 6 नंबर पश्चिमी दामोदर, दामोदर घाटी। उसके बाद हम ले लेते हैं पश्चिमी बंगाल दामोदर या पूर्वी दामोदर घाटी के नाम से भी उनका नाम लिया जा सकता है। यानी दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी बंगाल और झारखंड, इन दोनों के लिए बनता है। अब हम इन क्षेत्रों में ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्थान है जो महत्वपूर्ण बनते हैं। जैसे ये दामोदर घाटी स्थान यहाँ पर बन रहा है, अगर घाटी क्षेत्र पूछा जाए केवल तो ये दामोदर घाटी क्षेत्र है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर महानदी घाटी क्षेत्र है, उसके बाद ब्राह्मणी घाटी क्षेत्र है, उसके बाद सोन नदी देखो यहाँ से जाती है, इसके बाद ये दामोदर घाटी यहाँ से ये नदी जाती है, और ये पश्चिमी दामोदर घाटी यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र यानी झारखंड में ये पश्चिमी दामोदर घाटी क्षेत्र आ जाता है। अब इनमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से स्थान महत्वपूर्ण बन रहे। गोदावरी घाटी क्षेत्र में तो जो उड़ीसा का क्षेत्र प्रसिद्ध है वही क्षेत्र है। उसमें जैसे हम बात कर सकते हैं सुंदरगढ़ है या कटनी है, सॉरी कटक है, तो इस प्रकार के, या उनकी जो राजधानी भुवनेश्वर है, इस प्रकार के कुछ स्थान है वही महानदी घाटी क्षेत्र में आता है। अब दामोदर घाटी क्षेत्र में जो रानीगंज का क्षेत्र बनता है, दामोदर घाटी क्षेत्र है उसका प्रसिद्ध जो स्थान है वो कौन सा बनता है? रानीगंज। और पश्चिमी दामोदर घाटी इसमें बनता है झरिया। ये दोनों क्षेत्र आप याद रखना, दोनों क्षेत्र मानचित्र के लिए आ सकता है। ये झरिया झारखंड में आता है, रानीगंज वो पश्चिम बंगाल में आता है। अब सोन घाटी जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में आता है। सोन घाटी क्षेत्र है, ये नदी मध्य प्रदेश से निकल करके जाती है यहाँ से। तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है सोन घाटी में, सिंगरौली, सिंगरौली ये स्थान है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और भी स्थान है जैसे सोन घाटी क्षेत्र में, और भी हम वर्णन कर सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों से कोयले का खनन किया जाता है, लेकिन उसमें उच्च स्तर का जो स्थान है या प्रसिद्ध जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? वो स्थान बनता है सिंगरौली। उसी प्रकार जैसे दामोदर घाटी, पश्चिमी दामोदर घाटी क्षेत्र है, इसका पलामू क्षेत्र, पलामू यानी ये पलामू क्षेत्र झारखंड का है वो भी प्रसिद्ध है। पलामू क्षेत्र है। सोन घाटी क्षेत्र का जो मध्य प्रदेश में वो सिंगरौली क्षेत्र है वो प्रसिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से ये अलग अलग दामोदर घाटी, पश्चिमी दामोदर घाटी क्षेत्र के क्षेत्र ऊपर से, उसके बाद गोदावरी है, महानदी है, उसके बाद ब्रह्मपुत्री है, पंचनदी है, इस प्रकार की छोटी और भी नदियां हैं जिनका यहाँ पर वर्णन किया गया। अब पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल का भाग बनता है, यहाँ पर 2-3 स्थान प्रसिद्ध है। एक स्थान तो दार्जिलिंग,
दार्जिलिंग। एक स्थान बनता है जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी। और एक स्थान प्रसिद्ध यही बन रहा है पश्चिम बंगाल में, पुरुलिया। पुरुलिया याद रखना ही, पुरुलिया स्थान है वो भी इस दामोदर घाटी का भाग बनता है, जो बंगाल में आता है। पश्चिमी दामोदर नहीं, केवल दामोदर जो बंगाल में आता है, पश्चिम बंगाल में आता है, ये क्षेत्र बनते हैं। अब जो मध्य प्रदेश के है और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक छिछले क्षेत्र में आती है, और ये क्षेत्र बनता है यहाँ पर बैतूल। बैतूल क्षेत्र कौन सा है? बैतूल क्षेत्र जो सोन घाटी क्षेत्र में आता है। तो ये वितरण हो गया किसका? ये वितरण हुआ है गोंडवाना कालीन युगीन चट्टानों का वितरण। इस प्रकार से इनका विस्तार से वर्णन पूछा जा सकता है, तो इन्हीं पॉइंटों का आपको वर्णन करना होगा। इनका पूरा सारा आपको निश्चित याद रखना होगा। इनके देखो गोदावरी घाटी, महानदी घाटी, ब्राह्मणी घाटी, सोन घाटी, दामोदर घाटी, पश्चिमी दामोदर घाटी, इस प्रकार की नदियां। और पश्चिम में अगर हम नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो बैतूल जिला आया है वहां पर नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र भी आता है। इनमें भी कोयले के कुछ भंडार है। अब उसके बाद दूसरा जो भाग बनता है उसकी बात करेंगे, वो है टर्शियरी कालीन कोयला। कौन सा है? टर्शियरी कालीन, जिसका ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं बनता है। टर्शियरी कालीन कोयला क्षेत्र। अब देखो ये कहां पर बन रहा है? इनका जो मुख्य भाग है वो मुख्य भाग बनता है यहां से, देखो ये भाग बनता है मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये क्षेत्र बनता है। पश्चिम बंगाल का कुछ भाग भी आता है इसमें, यानी यहां पर है टर्शियरी। और टर्शियरी कालीन जो भूगर्भीय चट्टान है, इसमें लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट याद रखना। यहां पर जो कोयला पाया जा रहा था वो कोयला कौन सी किस्म का था? वो बिटुमिन्स किस्म का था। बिटुमिन्स, यहाँ पर बिटुमिन्स किस्म का। और यहाँ पर जो कोयला पाया जाता है वो कौन सी किस्म का है? वो लिग्नाइट किस्म का। पहला क्षेत्र तो बन गया ये। दूसरा क्षेत्र बनता है यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र यहाँ पर बनता है। तीसरा क्षेत्र बनता है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, ये 3 नंबर क्षेत्र बन गया। चौथा क्षेत्र यहाँ पर बनता है, देखो तमिलनाडु का क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र ऐसे बनते हैं जिनमें टर्शियरी कालीन यानी लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। अब इनके क्षेत्रों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कहां कहां पर कौन कौन सा राज्य है वो प्रसिद्ध है और इसके लिए वहां पर लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। पहले तो शॉर्ट में मैं राज्य का नाम लिख रहा हूं, जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड। ये 4 राज्य है, वो तो आगे वहां से 4 राज्य पूर्वी क्षेत्र से आगे, जो पूर्वी क्षेत्र में है वो इसे लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध भी है। वो 4 राज्य के रूप में वहां से आगे। उसके बाद इनका स्थान बनता है, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, राजस्थान है। यहाँ पर देखो हिमाचल, राजस्थान और तमिलनाडु, इन राज्यों में भी टर्शियरी कालीन कोयला पाया जाता है। अब टर्शियरी कालीन कोयला जो पाया जाता है वो कुछ प्रसिद्ध स्थान है। जैसे हम असम की बात करें तो यहां पर स्थान है लखीमपुर, और सुरमा घाटी। सुरमा घाटी, लखीमपुर, सुरमा घाटी, इस प्रकार का क्षेत्र है वो असम से बन रहा है। या एक माकुम क्षेत्र और है इसका, माकुम, माकुम, इनको मानचित्र में याद रखना आप। यानी ये जो सारे स्थान आ रहे हैं, लखीमपुर, सुरमा घाटी क्षेत्र, माकुम क्षेत्र, ये सारे के सारे कौन से राज्य से संबंधित है? ये असम राज्य से ही संबंधित है। अब मेघालय से संबंधित देखो हमने यहाँ पर तो राज्य लिखे, अब यहाँ पर इसके कुछ जो प्रसिद्ध स्थान है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मेघालय में 3 प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती है, गारो, खासी
जयंती। इन पहाड़ियों में यहाँ पर कोयले का भंडार पाया जाता है। वो कौन से कोयले का भंडार पाया जाता है? लिग्नाइट प्रकार का कोयला वहां पर पाया जाता है, जो आसाम मेघालय की पहाड़ी में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें तमिलनाडु की, दक्षिण की अगर बात करें तमिलनाडु में है वो किस किस प्रकार के या कौन कौन से स्थान पर है ये लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है? तो तिरुवनवलोर, और एक स्थान बनता है केवलवलोर, और एक स्थान बनता है नवेली। ये तीनों स्थान याद रखना आप, लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है तमिलनाडु। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तमिलनाडु का जो स्थान वो कौन सा है? वो नवेली नामक स्थान है, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नवेली नामक स्थान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान बीकानेर, यहां पर देखो बीकानेर, बीकानेर में कौन सा है? पलाना, बड़सिंगसर, पलाना, बड़सिंगसर, और यहाँ पर एक रानेरी है, रानेरी, जिसको राजस्थान की नवेली कहा जाता है। रानेरी नामक स्थान है जिसको राजस्थान की नवेली कहा जाता है। यहाँ पर झारखंड, बाड़मेर, बाड़मेर नामक स्थान है जिसमें देखो कौन कौन से जालिपा, कपूरडी, जालिपा, ये स्थान है वो लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कोयले का टॉपिक है वो पूरा होता है, यहाँ पर कोयले का टॉपिक है वो पूरा होता है। अब यहाँ पर कुछ थोड़ी हम तेल क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसकी बात कर लेते हैं कि पेट्रोलियम का हिस्सा, यानी कोयले का टॉपिक पूरा होता है। अब बात आती है पेट्रोलियम की, और पेट्रोलियम पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत में हिस्सा इसका काफी कम है पेट्रोलियम का, और वो हिस्सा पाया जाता है लगभग 0.5%। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम है क्या? काला गाढ़ा द्रव्य पदार्थ, काला गाढ़ा द्रव्य पदार्थ जिसको पेट्रोलियम के नाम से ही जाना जाता है। अब विश्व में देखा जाए तो विश्व में इसका प्रतिशत कितना पाया जाता है? भारत में पाया जाता है विश्व में कुल पेट्रोलियम का 0.5% मात्र, 0.5% ही पाया जाता है। अब भारत में ये पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाली जो एक एजेंसी है, जो एक कंपनी है, उसका नाम है ONGC। क्या नाम है? ONGC, जिसका नाम है गैस प्राकृतिक गैस, जो भारत में उस समय क्या मतलब 1953 की ईस्वी के लगभग है वो ये कंपनी बन गई थी, जो प्राकृतिक गैस आयोग के नाम से बनी थी, प्राकृतिक गैस आयोग, या इसका नाम ये भी लिख सकते हैं हमें तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। इसका नाम ये भी लिख सकते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। इसकी शुरुआत हो गई थी 1953 में, याद रखना ही 1953 में। इसका पूरा नाम अगर ये से लिखना चाहिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। लेकिन ऐसा माना जाता है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का जो पूर्णतः गठन हुआ था, वो पूर्णतः गठन कब हुआ था? वो हुआ था 58 में जाकर के। कब हुआ था इनका पूर्णतः गठन? कब हुआ? 1958। अगर केवल आयोग पूछा जाए तो ये नाम बताना है, इसका पूरा नाम बताना है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि इस गठन की स्थापना कब हुई थी, पूर्णतः इस गठन की स्थापना कब हुई थी, तब कौन जाएगा? 1958 में ही पूर्णतः इसकी 1956, एक गलती हो गई यहाँ पर, 1956 है यहाँ पर। पूर्णतः इस गठन की शुरुआत है वो कब से हुई थी? वो हुई थी 1956 में। ये कंपनी काम कब से शुरू कर दिया? इसने इस आयोग के रूप में काम शुरू कर दिया है वो 53 से शुरू कर दिया है। ONGC का जो पूरा नाम है, जो भारतीय कंपनी के रूप में कार्य कर रही है, वो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग या कंपनी के नाम से भी इनको जाना जा सकता है। अब इसके उत्पादक क्षेत्र है,
उत्पादक क्षेत्र कहां कहां पर बनते हैं देखो, उत्पादक क्षेत्र इसी मानचित्र में बताते थे। इसमें बनता है असम का भाग। यहां पर सबसे पहले तेलकुआ डिगबोई यहीं से शुरुआत हुई थी, उसके बाद यहां पर गुजरात का भाग, उसके बाद यहां पर महाराष्ट्र का भाग। महाराष्ट्र में देखो मुंबई हाई और बसई, मुंबई हाई और बसई दोनों तेल क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसके बाद ये नदी घाटी क्षेत्र है जिसमें दामोदर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदी घाटी क्षेत्रों में भी यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन और प्राकृतिक गैस का उत्पादन इनके साथ साथ में किया जा रहा है। अभी गुजरात के अलावा राजस्थान का जो भाग है पश्चिमी, इनमें जो बाड़मेर क्षेत्र है वहां पर प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम यानी बाड़मेर और जैसलमेर, इनमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का खनन भी यहाँ पर किया गया था। अब हम पढ़ेंगे इनमें अलग अलग राज्य, जैसे हमने एक नंबर ले लिया उत्पादक के रूप में असम। कौन सा लिया है? असम। असम के कौन कौन से क्षेत्र बनते हैं, यानी वहां पर अगर मानचित्र के लिए भी पूछ लिया जाए, अगर उसमें मानचित्र के लिए भी पूछ लिया जाए तो हम कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो वहां पर भरे, जैसे यहां पर डिगबोई, सूरमा घाटी, नाहरकटिया, लखीमपुर, ये सारे स्थान है वो कहां से संबंधित है? आसाम से संबंधित है। और किसके लिए? वो पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब अगर हम बात करें गुजरात की, 2 नंबर क्षेत्र है जो गुजरात, यहां पर गुजरात, गुजरात का प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? वो है अंकलेश्वर। कौन सा है? अंकलेश्वर। यानी गुजरात का जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? अंकलेश्वर है। और अंकलेश्वर से जो तेल का उत्पादन होता है, इसमें जो परिशोधनशालाएं बनाई गई है उन तक पहुंचे, जो 2 परिशोधनशाला बनाई गई है, तो ट्राम्बे मुंबई और एक कोयली, ये 2 परिशोधनशाला है। और आसाम में जो परिशोधनशाला है, ये मैंने दोनों का नाम भी बताया है, एक का तो है नूनमती। अगर नूनमती स्थान पूछ लिया जाए तो आसाम में आएगा, और एक स्थान आता है जिसका नाम है बरौनी। दूसरा स्थान कौन सा है? बरौनी, ये है बिहार में। ये परिशोधनशाला बिहार में। परिशोधनशाला का मतलब ये होता है कि वहां पर इस पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है। तो आसाम में ये 2 परिशोधनशाला है, और गुजरात में अंकलेश्वर तेल का प्रमुख क्षेत्र है, ट्राम्बे मुंबई में और कोयली गुजरात में, ये 2 परिशोधनशाला है वो यहाँ पर बनाई गई है। अब उसके बाद अगला जो तीसरा क्षेत्र बन रहा है वो बन रहा है अपतटीय, यानी 1 नंबर क्षेत्र ये बन गया, 2 नंबर गुजरात का बन गया, 3 नंबर क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं अपतटीय क्षेत्र के रूप में। अपतटीय क्षेत्र का मतलब है वो समुद्री किनारों के रूप में। समुद्री किनारों के रूप में अपतटीय क्षेत्र में, जैसे हम बात करें उत्तरी क्षेत्र की, यानी अपतटीय क्षेत्र में अगर हम बात करें सबसे उत्तरी क्षेत्र यहाँ पर बनेगा, ये समुद्री भाग का है वो गुजरात का भाग बनेगा, और गुजरात का भाग बनेगा यहाँ पर तट के ऊपर अलिया बेट। अब ये कहानी आपने एक बार ऐसे समझ बनाई है कि यहां पर हम क्षेत्र पढ़ रहे हैं, क्षेत्र में हमने 1 नंबर पढ़ लिया असम, उसके बाद हमने पढ़ लिया गुजरात। अब उसके बाद में जो राज्य हम पढ़ रहे हैं वो आ रहे हैं अपतटीय राज्य के रूप में। एक क्वेश्चन भी बन सकता है अलग से कि अपतटीय तेल क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अपतटीय तेल क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? जहां से गुजरात देखो दोनों आता है, गुजरात का अंकलेश्वर है वो तो सीधा आता है, वहां पर तट में नहीं आता है। वैसे यहाँ पर पंजाब के कुछ क्षेत्र है वो भी सीधा आता है, आसाम का जो क्षेत्र है वो भी सीधा आता है, यानी एक स्थलीय भूभाग में। ये समुद्र से सटा हुआ भाग है गुजरात का जो अपतट में भी आता है, यानी समुद्र के किनारे में सटा हुआ, जिसका नाम है अलिया बेट। ये गुजरात का हिस्सा है। यहाँ पर मुंबई हाई, महाराष्ट्र, बस तेल क्षेत्र है, यानी मुंबई महाराष्ट्र में 2 ऐसे क्षेत्र बनते हैं जो अरब सागर में, एक तो बनता है मुंबई हाई और एक क्षेत्र बनता है
बसई तेल क्षेत्र जो अपतटीय तेल क्षेत्र में जो किनारे से लगभग 176 किलोमीटर दूरी पर है। यहां से दूरी कितनी है? 176 किलोमीटर की दूरी पर है। दो ये तेल क्षेत्र बने हुए, इनमें से पूछे जाते हैं ज्यादातर, एक तो बॉम्बे हाई, एक यहाँ पर नीचे बसई, ये आते हैं अरब सागर में। एक तो ये स्थान याद रखना, एक गुजरात का अलियाबेट याद रखना, ये भी समुद्र के किनारे पर ही है। यानी जो वितरण हम पढ़ रहे हैं वो वितरण पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा भाग ये आ गया कि इतनी देर तो हम इस के भाग ऊपरी भाग में पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं जो जलीय भाग में जो किनारों पर आ रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये जो मुंबई में बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र जो कि इसकी शुरुआत हुई थी या इसका जो उत्पादन करना प्रारंभ हुआ था वो सम्राट या सागर सम्राट नामक जहाज से किया जाता है। सागर सम्राट नामक जहाज से इसका उत्पादन किया जाता है, ऐसा माना जाता है। यानी एक जलयान बनाया गया वहां पर, उसका नाम है सम्राट सागर। ये मुंबई हाई तेल क्षेत्र के लिए इस नाम से प्रसिद्ध है, जो तटीय भाग से 176 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद मुंबई के दक्षिण भाग में यहाँ पर, यानी ये तो बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई के दक्षिण में कौन सा तेल क्षेत्र है? बसई तेल क्षेत्र पाया जाता है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र के जस्ट दक्षिण में बसई तेल क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद ओएनजीसी ने 1980 में यानी ये जो भाग है उसने 1980 से देखो क्या कार्य किया है कि यहां पर भी खोज प्रारंभ कर दी। ये खोज कब से प्रारंभ हुई है? 1980 से। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके तटीय भागों पर भी यहां पर भी खोज जारी की है, जहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार और कुछ तेल के भंडार भी वहां पर प्राप्त हुए हैं। और राजस्थान में केन एनर्जी नामक एक कंपनी ने यहां पर उत्पादन शुरू किया, जो दो क्षेत्र प्रसिद्ध हो गए राजस्थान के, एक तो जैसलमेर, एक बाड़मेर। जैसलमेर में तो निकलता है प्राकृतिक गैस और यहां पर निकलता है पेट्रोलियम पदार्थ जिसमें डीजल सबसे ज्यादा बाड़मेर में निकाला जाता है। तो ये टॉपिक आधा खंड आज यहाँ पर पूरा होता है। आधे खंड में हमने ये पढ़ा था, इस वीडियो को आप एक बार दो बार देखिए तब जाकर के ये कहानी पूरी समझ में आएगी। यानी यहाँ पर जो हमने वितरण पढ़े हैं वो पेट्रोलियम का वितरण पढ़ा है। अब पेट्रोलियम के वितरण में दो खंड थे, एक तो स्तरीय भाग का, यानी ये ऊपर का भाग आ रहा था, और एक इसमें नीचे का भाग आ रहा है। इनको अपतटीय भाग के नाम से जाना जाता है। अगर अलग से प्रश्न पूछ लिया जाए कि अपतटीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए तो हमें केवल इनका वर्णन करना है। यहाँ पर जैसे गुजरात का जो अलियाबेट द्वीप है, बॉम्बे हाई है, बसई है, इसके बाद ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का जो क्षेत्र बनता है ये क्षेत्र बनता है। लेकिन ये पूछ लिया जाए सबसे पहले भारत में तेल की शुरुआत कहां से हुई? असम से, डिगबोई असम से। और भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहां से होता है तेल का? भारत में सबसे अधिक तेल का उत्पादन कहां से होता है प्राकृतिक तेल का? वो होता है बॉम्बे हाई से, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र। तो आज इस वीडियो में, इस अध्याय में बस इतना ही। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगले खंड के लिए तैयार रहिए। खंड नंबर 2, अध्याय नंबर 17 का खंड नंबर 2 अगले वीडियो में।